एक सर मिनट। आज फर्स्ट मौका है मुकेश वैष्णव। ये तो पहले आ चुके हैं, वही है क्या? जी सर, आज इनका सेकंड है, फर्स्ट कैंडिडेट है आज के। अच्छा, तो इनसे तो मुकेश जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये वैष्णव मंदिर होते हैं ना मुकेश जी? जी सर। उनको क्या कहते हैं अपने राजस्थान में वैसे भी? हवेली मंदिर के नाम से जानते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर नागौर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, रिया बड़ी के पास में। जी सर। इकोनॉमिक्स में है आपने, है ना? जी सर। तो अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक? सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की रचना का नाम बताइए। सर 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से पुस्तक है, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। सर अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, हाँ? जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और साधन सीमित होते हैं और वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं, तो उस संदर्भ में मनुष्य का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसको इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं आप? जी सर। ये मनुष्य के उत्पत्ति के बाद कौन से काल से प्रारंभ हुआ? सर आर्थिक क्रियाएं तो सर मनुष्य के शुरुआत से ही चालू है सर। जब मनुष्य मनुष्य का जन्म उत्पत्ति कौन से जन्म में हुई, कौन से युग में हुई? मनुष्य की उत्पत्ति सर इसके बारे में मैंने जानकारी नहीं है सर। अच्छा अच्छा। तो आपने मानव की उत्पत्ति के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी इसका एक चैप्टर आता है, मानव की आर्थिक क्रियाएं, कब से उसने शिकार को छोड़ा। कृषि से हैं? कृषि से सर स्टार्ट मानते हैं सर। हाँ, कृषि और अन्न अन्न का भंडारण करना, और ये कौन से युग में प्रारंभ हुआ? सर इसकी जानकारी नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, थोड़ा देखना इसको भी, ठीक है जी ना? सर। जी। ये अपने गांधी जी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, पिछली बार भी मैंने कहा था शायद। जी सर। गांधी जी। हाँ सर। गांधी जी की माता जी का नाम क्या था? सर पुतली बाई। गुड। और गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी सर। ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सर सॉरी, करमचंद गांधी। एक उपनाम से संबोधित किया जाता था उनको, करमचंद जी को, गांधी जी के पिताजी को। सर गांधी जी की जीवनी पढ़ी है, लेकिन ऐसा जिक्र उसमें तो नहीं आया आपका। जीवनी पढ़ी है आपने? जी सर। तो फिर आपको अभी कबा गांधी के बारे में पता होगा। कबा गांधी। जी सर। कबा गांधी। कबा गांधी। सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी उनका जिक्र है इसमें। जीवनी में है ना? हाँ सर। क्या टाइटल है उनकी जीवनी का? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अच्छा, ये टाइटल उन्होंने क्यों रखा? उन्होंने भूमिका में लिखा है। सर उन्होंने अपने शुरुआती जो विचारधारा है वो ईश्वर ही सत्य है के साथ की थी, फिर बाद में सत्य को ही ईश्वर मान लिया था। अच्छा अच्छा। एक बार मालगाड़ी में बैठे थे वो, जी सर। तो मालगाड़ी से नीचे उतार दिया राजस्थान में, कौन से स्टेशन पे? सर ये तो अफ्रीका की घटना है सर। नहीं, राजस्थान में भी एक बार किसी मालगाड़ी में बैठकर आ रहे थे वो, और उनको नीचे उतार दिया। सॉरी सर, इस पर मेरा फोकस नहीं हुआ। अफ्रीका में क्यों उतारा गया उनको नीचे? फर्स्ट सर क्लास। जी उनके सर। पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। सर वहाँ पे रंग भेद की नीति थी और उसके तहत केवल ब्रिटिश लोग ही जो है फर्स्ट क्लास
रेलवे में ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो मान्य नहीं थे उसके नियम के अनुसार। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी जी सर। दक्षिण अफ्रीका में, कौन से वर्ष में की थी? सर एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है सर, बाकी 1900 के आसपास सर की थी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अपने यहाँ पर ये जो रामायण और महाभारत है, जी सर। इनको ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता, इनकी जी घटनाओं को ऐतिहासिक नहीं माना जाता। जी सर। क्या आप सहमत हैं इससे? जी नहीं सर, काल्पनिक क्यों? काल्पनिक माना जाता है। हाँ, बाकी क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया है, दोनों ही ग्रंथ बहुत बड़े हैं और खूब इसमें वर्णन वर्णन किया गया है, तो इस हिसाब से इसको पूर्ण रूप से काल्पनिक ग्रंथ कहना और इसे ऐतिहासिक न मानना ये दोनों चीज। सांस्कृतिक दृष्टि से इन महाकाव्यों का महत्व तो बताइए, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? सर एक तो हमारे जो ऐतिहासिक जो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है, और तत्कालीन देश काल परिस्थितियों के बारे में भी, और कहीं ना कहीं मर्यादा की जो रामायण है उसमें मर्यादा के बारे में, राजा कैसा होना चाहिए प्रजा के बारे में, और भी जो अन्य पक्ष हैं उन बारे में बताया गया सर। बहुत बढ़िया। आपको शिवाजी के बारे में जानकारी है? जी सर। हम उसे एक वृत्त के घेरे की तरह बांध लेंगे। राजस्थान के किस राजा ने उनके बारे में ये कहा? सर मिर्जा राजा जयसिंह। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, भारत में ये राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? सर 1963। नहीं, आप देखो इसको, ठीक है ना? जी सर। ये अपने जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जी सर। इन दोनों में क्या अंतर है? सर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगीत वह वंदे मातरम। क्या अंतर है दोनों में? जी सर। अंतर क्या है दोनों में? सर राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्राप्त है, हाँ? और राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत क्यों गाया जाता है? राष्ट्रगीत सर हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसमें वंदे मातरम जो है वो एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। अच्छा, और राष्ट्रगान हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है और उसमें एकता को दर्शाता है, तो उसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई है। ये सबसे पहली बार कब और किसने गाया था? सर राष्ट्रगान 1911 में ब्रिटिश जो आए थे हमारे जॉर्ज पंचम, उनकी स्तुति में गाया गया था सर। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रगान उनकी, आप भी कह रहे हैं कि स्तुति में गाया गया था, जी तो सर। ऐसे गान को हमारा नेशनल एंथम क्यों स्वीकार किया गया? सर हमारे राष्ट्रगान की जो भाषा है और उसमें जो भारत की विविध क्षेत्र हैं उनके बारे में, भौगोलिक तो क्षेत्र के जॉर्ज बारे पंचम में। भारत भाग्य विधाता कहा था। जॉर्ज पंचम को उन्होंने भारत भाग्य विधाता कहा, जी सर। ऐसा वो माना जाता है। वो तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा माना गया था, बाकी भारत भाग्य विधाता जनता को माना गया है सर। आपने कहीं पढ़ा है क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं कहा, और दूसरे विद्वानों ने भी कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महाकवि ऐसा कभी कर ही नहीं सकते थे? कहीं पढ़ा है आपने? जी नहीं सर। चलो, राष्ट्रगान को अपने यहाँ पर संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? सर 26 जनवरी 1950 को। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला डायनेस्टी राजवंश कौन सा था?
सर औरंगजेब मुगल बादशाह। नहीं, दक्षिण भारत में सबसे पहले साम्राज्य स्थापित करने वाला भारतीय राजवंश। सॉरी सर। ये प्रतीत्य समुत्पाद की जानकारी है आपको? प्रतीत्य समुत्पाद हाँ? सर बिल्कुल जानकारी है, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा हिंट देंगे तो मैं। किस धर्म से, किस पंथ से संबंधित है? सर बौद्ध धर्म से। वेरी गुड। अब इसका मतलब तो जान होगा, पता है आपको थोड़ा सा? तो वो भी दिखाऊंगी आपको भी। प्रतीत्य समुत्पाद सर बौद्ध धर्म की विचारधारा है, दार्शनिक विचार है ये बौद्ध धर्म का। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका? सर एक के कारण दूसरा पैदा होता है, ऐसा कुछ याद वेरी आ गुड, रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप वहां तक पहुंच गए। जी सर। ये किसने कहा था? ऑल इंडियंस आर फ्री एंड नन ऑफ देम इज अ स्लेव। भारत में सब आजाद है, कोई भी गुलाम नहीं है। किसी यूनानी यात्री ने कहा था। यूनानी, अच्छा यूनान, लियोनार्डस। भारत में कोई गुलाम नहीं है, दास नहीं है। सर सॉरी सर। प्लेटो पढ़ा है आपने? जी सर। प्लेटो? प्लेटो नहीं पढ़ा सर, बस सामान्य जानकारी है। मेन में है ना, आपके मेन में तो सिलेबस में है ना? सर हाँ, एथिकल वैल्यू में प्लेटो और अरस्तु के एथिकल वैल्यूज थी सर। एथिकल वैल्यूज है ना? जी सर। तो प्लेटो का तो पढ़ा होगा आपने, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स, शिक्षा संबंधी विचार, आदर्श राज्य, राजा कौन होगा, नहीं पढ़ा? हाँ सर, 4 नैतिक मूल्य बताए उसमें, जिसमें साहस की ज्यादा हो वो क्षत्रिय बने, बौद्धिक विचार ज्यादा, संयम ज्यादा हो वो राजा बने, ऐसा। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे ये बताएं कि भारत में साम्राज्यों की शुरुआत कब हुई, किस वंश के द्वारा की गई? साम्राज्य सर मगध से। हाँ, मगध। महाजनपद काल में। मगध से साम्राज्य की स्थापना हुई। कौन से राजवंश ने की? सर नंद वंश। नंद वंश तो बाद में है। सर निश्चित नहीं हूँ सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा नंद वंश से मैं। अशोक के बारे में तो सब जानते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मैं वो नहीं बेटा खाएगा, मंगाया तो मैं खाएगा दुनिया। सर बीच में आवाज आ रही है सर, बीच में। ललित सर अपना ऑडियो बंद करिए। आपके यहीं से आ रही है। जी जी सर, पूछिए। अशोक के धम्म के बारे में बताइए। सर मौर्य वंश में सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक धम्म की नीति लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने मुख्य चौराहे और सड़क पर और जो एक लाइन में उन्होंने इसकी व्याख्या करी। अशोक ने एक लाइन में इसकी व्याख्या करी। जी सर। ध्यान है? सर एक लाइन वाली तो सर अभी याद नहीं है सर। एक सुल्तान रहे जिन्होंने पहली बार भारत में कृषि विभाग स्थापित किया। जी सर। कौन थे? सर फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। चलो एक सवाल और। ये अपने क्या कहते हैं, हाँ, शूद्रों को भगवत लीला करने का अधिकार है, ये कौन से वैष्णव संत ने कहा? शूद्रों को भगवत लीला जी का सर अधिकार, भगवत लीला करने का अधिकार है। चैतन्य महाप्रभु ने सर। नहीं, चलो ठीक है वैष्णव जी। थैंक यू सर। जी सर, अतुल सर। जी मुकेश जी, सर नमस्ते। आ रही है मेरी? सर नमस्ते सर। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर।
दूसरा मॉक है आपका? जी सर, सेकंड। सेकंड मॉक है। तैयार हैं? हाँ सर। न्यूज़पेपर पढ़ा है? हाँ सर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? सर आज का तो नहीं पढ़ा सर। अरे बताइए, आज मॉक देने आए और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आपने? सर 3 बजे मिला था सर न्यूज़पेपर, गांव में थोड़ा लेट होता है तो। अब तो सबके राजस्थान पत्रिका तो पढ़ा है लेकिन दैनिक जागरण नहीं पढ़ पाया। ऑनलाइन कॉपी भी आती है अब तो सबकी। हाँ सर, वो कोई फ्रेंड है वो भेजते हैं तो कभी कभार लेट हो जाते हैं। चलिए अच्छा पूछता हूँ, देखिए कोशिश कीजिए। जी सर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आज से बदल रहा है। जी सर। इकोनॉमिक्स के आप मेरे ख्याल से लेक्चरर हैं, जी सर। फिर तो जानते होंगे क्या है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है भारत में मुद्रास्फीति को मापने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। और जो केंद्र अपने जो एमपीसी है मौद्रिक पॉलिसी नीति, वो भी इसी को जो है कंसिडर करती है। नहीं, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी पता नहीं है एबीसीडी, तो कैसे समझाएंगे आप उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? जी सर, ये कुछ वस्तुओं के कीमतों को नापने का एक जरिया है जिससे पता चलता है कि वस्तु महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है। तो ये आज से चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? सर चेंज मैंने पढ़ा नहीं सर, तो बताने में सक्षम नहीं हूँ। क्या बेस ईयर है इसका? सर 2011-12 था अब तक। 11-12? ये तो गैस कर रहे हैं आप। सर मैं याद कर पा रहा हूँ 2011-12 होना चाहिए सर। मैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था सुबह कि 2001 बेस ईयर है, अब 2016 बेस ईयर किया जा रहा है। सर हो सकता है सर, मैं गलत हो सकता हूँ सर, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है राजस्थान में जो बनता है वो और भी पीछे है सर, 99 का है, 1999। स्टेट वाइज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? नहीं सर, जो अलग अलग प्राइस इंडेक्स हैं, जैसे हमारे लेबर इंडेक्स है उसका और पीछे है सर। कौन करता है ये जारी? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा होता है ये डिसाइड? जी सर। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बदल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, बेस ईयर चेंज होगा तो? सर बेस ईयर्स जो हैं वो सामान्यतया उस बेस ईयर की जो प्राइस है उसके आधार पे वर्तमान प्राइस को मापा जाता है। तो 2001 है बेस ईयर, वो बहुत पुराना हो चुका है, तो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उसको नया करना जरूरी होता है। ये तो ऐसी स्थिति में क्या महंगाई बढ़ने की संभावना होती है या कम होने की, या क्या प्रभाव पड़ता है इसका? सर महंगाई बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी सर। अच्छा, 2016 हम बेस ईयर कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी? 2001 से 2016 करेंगे तो महंगाई सर कम होने की संभावना रहेगी, क्योंकि 2001 से 2020 की अगर हम तुलना करेंगे तो कीमतें ज्यादा वेरिएंट रहेगी, लेकिन 2016 से 2020 में कीमतों का अंतर कम रहेगा, तो महंगाई कम होने की संभावना है। महंगाई कम होने की संभावना है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका जो महंगाई भत्ता होता है, जी सर। वो घटेगा या बढ़ेगा? क्या प्रभाव होगा उसके ऊपर? सर घटने की संभावना तो नहीं है, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना कि 2001 की तुलना में बढ़ेगा। मतलब महंगाई भत्ते में कुछ बढ़ोतरी होगी ऐसा लगता है आपको? जी सर। गैस कर रहे हैं या कंफर्म है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं? सर 2001 की तुलना में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2016 किया जा रहा है तो सर महंगाई भत्ता बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि 2001 की तुलना में बढ़ता था। ओके, ठीक है। चलिए, और एक ट्रेड वार्ता की चर्चा है। भारत ताइवान के साथ एक ट्रेड वार्ता करने जा रहा है। जी सर। क्या है ये इशू, थोड़ा बताएंगे मुझे? हाँ सर, राजस्थान पत्रिका में भी इसका जिक्र था आज कि चाइना से जो है हम इंडस्ट्रियल जो सामान मंगवाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, उस पर जो निर्भरता है हमारी उसको कम करने के लिए हम चाइना से व्यापार समझौता करने जा रहे हैं, ताकि चीन पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो। अच्छा अच्छा।
तो ये जो चाइना वन चाइना पॉलिसी है, क्या उसको अब हम खारिज कर रहे हैं? सर चाइना वन चाइना पॉलिसी जो हुआ करती थी, हम भी उसको मानते थे, तो क्या अब हम उसको खारिज कर रहे हैं क्या? क्योंकि सर हमारे चाइना के साथ वर्तमान में सीमा विवाद भी चल रहा है और चाइना अग्रेसिव है, तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक दृष्टि से हमें भी चाइना की जो कूटनीतिक दृष्टि से चाइना की जो वन पॉलिसी नीति है उस पर प्रहार करना जरूरी हो गया था। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार की जो ये विदेश नीति में चेंज हो रहा है, इतना ड्रास्टिक चेंज, वो ठीक है? सर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें भी सर ये जो कदम उठाया है वन चाइना पॉलिसी को हमने खारिज किया है, हम ताइवान के साथ ट्रेड समझौता कर रहे हैं, तो सर उचित है सर। इससे संबंध क्योंकि और नहीं बिगड़ेंगे चाइना के साथ हमारे? सर कूटनीतिक स्तर पर ये जरूरी है सर, क्योंकि चाइना भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर जो हमने 370 हटाया उसका विरोध किया है। इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जब भी कोई मुद्दा आता है तो चाइना उस पे हमारा जो है काउंटर करता है। और तो कूटनीतिक दृष्टि पर अगर देखा जाए तो ये कदम सर उचित है। तो मतलब इससे संबंध सुधरने की संभावना है सर। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि कूटनीतिक संबंधों में जैसे के साथ तैसा वाला व्यवहार ज्यादा बेहतर होता है? सर चाइना के अग्रेशन को देखते हुए भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। तो पिछले 70 साल से जो हमारी विदेश नीति थी वो ठीक नहीं थी? सर सामान्य परिस्थितियों में हमारी जो विदेश नीति है वो उचित थी, लेकिन अभी चाइना जो है वन बेल्ट वन रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भी कई जो क्षेत्र हैं उसमें हमारा जो है विरोध कर रहा है और हमारे खिलाफ चल रहा है। तो कूटनीतिक स्तर पर सर वर्तमान में अगर हम ताइवान को मुद्दा बनाते हैं तो ये उचित होगा सर। ओके, चलिए एक प्रश्न का और जवाब दीजिए, वो भी इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है। जी सर। सरकार ने जो कृषि कानून पास किए हैं उसके विरोध में पंजाब विधानसभा में भी कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। जी सर। क्या हुआ है? सर पंजाब की सरकार ने, जो कि गैर भाजपाई सरकार है वहां पे, उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और 4 कृषि विधेयक उन्होंने जो है पारित किए हैं, राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजे हैं, जो कि केंद्र सरकार के जो कानून कृषि कानून है उनके बिल्कुल विपरीत हैं। जिसमें सबसे अहम है कि अगर एमपीएस जो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे कम कीमत पर अगर कोई खरीदता है तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया उसमें। तो क्या संवैधानिक अधिकार है राज्य को ऐसा करने का कि केंद्र के कानूनों के खिलाफ वो कानून बना पाए? चूंकि सर कृषि है वो एक समवर्ती सूची का विषय है, तो उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संवैधानिक दृष्टिकोण से अपने अपने कानून बना सकती है, लेकिन दोनों में विवाद कृषि पर अगर ये पंजाब सरकार ने कानून बनाया है तो उस पर सर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। बाकी सर बना सकते हैं सर, राज्य सरकार भी इन विषयों पर संविधान। तो समवर्ती सूची के हर विषय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है? सर ये राज्यपाल पर निर्भर करता है और अगर दोनों में विरोधाभास हो तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है स्वीकृति, ये तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक तो कहीं संवैधानिक व्यवस्था नहीं है ऐसी। सर न्यूज़पेपर में यही लिखा था कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होगी। नहीं, ये तो राज्यपाल के ऊपर है कि राज्यपाल क्या करते हैं। वो राष्ट्रपति के पास अगर उसे आरक्षित कर देंगे तब फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होगी। जी सर, अनुच्छेद 301 में राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधानसभा के किसी भी 301 या 201? सॉरी सर 201। अच्छा चलिए, 301 का आपने जिक्र किया, क्या है अनुच्छेद 301? 301 सर वित्त मामलों से संबंधित। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। संपत्ति का अधिकार 300 संपत्ति का अधिकार 300A में है। 300A में सर उसको विधिक अधिकार। 301 से 307 पूरा वो जो 7 अनुच्छेद का एक सेक्शन है, क्या है उसमें? केंद्र राज्य संबंध के बारे में सर।
केंद्रा संबंध तो 300 पे खत्म हो जाते हैं। सर फिर मुझे जानकारी नहीं है सर। चलिए ठीक है, ललित जी। जी सर, हाँ सर। जी मुकेश जी, सर नमस्ते। नमस्ते। सुन पा रहे हैं? जी सर। आपने कहा आज न्यूज़पेपर पढ़ा तो है आपने, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, भारत में पहली बार कौन सी चीज की खेती होगी, शुरू की गई है? सर आवाज प्रॉपर नहीं आई सर। भारत में पहली बार भारत में पहली बार कौन सी फसल की खेती होने जा रही है? सर हींग की। क्या कारण है, क्यों शुरू किया जा रहा है? सर भारत में हींग की खेती बिल्कुल नहीं होती है और इसकी मांग भारत में बहुत ज्यादा है, तो काफी बजट इस पे खर्च करना पड़ता है आयात करने के लिए। तो उसको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश में इसकी बुआई प्रारंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों में? सॉरी सर। आपने कहा कि बहुत ज्यादा बजट खर्च करना पड़ता है, लगभग पड़ा होगा, आज डेटा भी आया है उसमें, कितना बजट सर वर्ष? मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ 700 करोड़ चलिए वार्षिक। जी। ये बताइए, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि इन दोनों जी सर। सर आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक ग्रोथ, मात्रात्मक जो वृद्धि होती है उसका मापन करती है, जबकि आर्थिक विकास। आपका म्यूट हो गया है जो माइक है। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रहा है। हाँ बोलिए। हाँ अब आ रहा है। हाँ बोलिए। सर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का मापन आर्थिक विकास में किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि केवल मात्रात्मक विकास को ही मापती है। एक ही अंतर है सिर्फ? सर दूसरा अंतर क्षेत्र को लेके है। आर्थिक विकास का जो दायरा है वो व्यापक है, आर्थिक वृद्धि का दायरा वो सीमित है। और वर्तमान में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, न कि आर्थिक वृद्धि। ये नेफेड अभी न्यूज़पेपर में चर्चा में, नेफेड क्या होता है? सर नेफर्ड। नेफेड, नेफेड कृषि के क्षेत्र में है क्या कुछ नेफेड? सॉरी सर। चलिए, ई नाम जी सर। आपने अगर पढ़ा हो कभी? जी सर। इनाम जो कृषि मंडियां हैं उनको इंटरनेट से सभी कृषि मंडियों को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है, ताकि किसान जो है पूरी भारत की कहीं किसी भी मंडी के जो भाव है उसको देख सकता है और उसको वहां पर किसान से जो है व्यापारी से संपर्क करके अपने माल को बेच सकता है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था? ये प्लेटफॉर्म है काम, ये कब शुरू हुआ था? सर 2016-17। कंफर्म नहीं है आप? जी सर। भारत में कभी 0 रुपए का नोट छापा गया है क्या? सॉरी सर। शून्य। चलिए, कौशिक बसु को जानते हैं आप? कौशिक बसु का नाम सुना होगा कभी? जी सर। कौन है कौशिक बसु? सर भारत के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, मैंने पढ़ा, तो उन्होंने उसमें बोला है कि विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं, आपने अभी बताया भारत के, ठीक है, लेकिन जी सर। ये भी रह चुके हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी गिरावट की वजह आपके जो महामारी है ये, उससे ज्यादा सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। जी सर। आपका इस बारे में? सर आर्थिक जो गिरावट है वो कोरोना काल से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई थी, कि हमारी जो आर्थिक विकास दर 8% थी वो धीरे धीरे घट के लास्ट में 3 लगभग 4% के आसपास रही थी। तो उसमें निश्चित रूप से कुछ कारण जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को जो सुधार करने के लिए उठाए गए थे, जैसे नोटबंदी है, जीएसटी है, अपना आर्थिक मामलों में सरकार ने काफी सुधार किए हैं।
लेकिन सर पूर्ण रूप से घरेलू मामले ही हमारी आर्थिक गिरावट के कारण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो माइनस में चली गई है। तो ये केवल आर्थिक मामलों के कारण नहीं है, कुछ जो चलिए, कोरोना है वो भी एक बड़ा मुद्दा है सर इसमें। उन्होंने सुझाव भी दिया, उसी ट्वीट में मैंने आगे पढ़ा है, तो उन्होंने एक सुझाव दिया है कि देश में उपलब्ध प्रतिभाओं और विशेषज्ञ लोग हैं उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जी। आपसे ये है कि क्या विपक्ष के किसी विशेषज्ञ को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसकी मदद ली जा सकती है क्या भारत में? सर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मदद नहीं ली जा सकती, लेकिन सुझाव जो है, परामर्श अवश्य लेने चाहिए। जैसे हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कोरोना के इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट को देखते हुए सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। तो सर सुझाव लिए जा सकते हैं और सरकार चाहे तो उन पर अमल भी कर सकती है। आपने जैसे भी बताया संवैधानिक प्रावधान नहीं है, और मैंने जहां तक पढ़ा है उसमें एक परंपरा देखी है मैंने कि विपक्ष के किसी नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू जी की हेल्प की थी इस बारे में। सर मैं जिस मामले में जिक्र कर रहा हूँ वो कैबिनेट में है, कि कैबिनेट में वो किसी पद पर नहीं दे सकते। बाकी अच्छा, कैबिनेट से ही हेल्प ली जा सकती, नहीं ली जा सकती, बाकी तो ली जा सकती है मतलब। हाँ, बाकी सर कमेटी बन सकती है, परामर्श लिए जा सकते हैं। चलिए, आप जैसे अभी बताया आपने कि केंद्र सरकार के और जो कानून है उनको खारिज किया गया है पंजाब द्वारा, क्या राजस्थान में ऐसा हो रहा है कुछ? सर राजस्थान में विधिक राय ली जा रही है इसी मामले को लेकर, और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है सर। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था, जी सर, उसमें भारत की पिछड़ी हुई स्थिति का क्या कारण मानते हैं आप? सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 94वां स्थान मिला है। कितने देशों में से? 107। अच्छा, क्या कारण मानते हैं इतनी स्तरणीय, मतलब क्या कारण है पिछड़े? सर भारत की जनसंख्या अधिक है, और जो खाद्यान्न है वो भारत में भौगोलिक विविधता भी ज्यादा है। तो आम व्यक्ति तक जंगल में, पहाड़ी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, तो वहां तक खाद्यान्न उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार ने और सभी राज्य सरकारें मिलकर इसमें बहुत बड़ा कार्य कर रही है, और फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे यहाँ भारत में लागू है। फिर भी सर विविधता और जो दुर्गम क्षेत्र हैं और खाद्यान्न की जो क्वालिटी है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो सूचकांक में, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हमारा जो खाद्यान्न की जो गुणवत्ता है और जो पहुंच है वो पिछड़ी हुई है। भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं भुखमरी को कम करने के? सर कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न का 1-2 रुपया लिया पर केजी लिया जाता था, वो सर अभी दिसंबर तक नहीं लिया जाएगा सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताइए कुछ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम सर 2013 में ये एक्ट बना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक सदस्य को 5 किलो पर मंथ के हिसाब से गेहूं, चावल और मोटा अनाज लग 2 रुपए, गेहूं के 2 रुपए, मोटा अनाज के 1 रुपया और चावल के 3 रुपए पर केजी के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। अंतिम प्रश्न मेरा कि अभी चुनाव आयोग द्वारा जो उम्मीदवार हैं, चुनाव में जो उम्मीदवारों को अधिकतम खर्च सीमा बढ़ाई गई, कितना लगभग उसमें बढ़ोतरी की गई है, कुछ बता पाएंगे? सर एमएलए के चुनाव के लिए? हाँ, लोकसभा और जो बाकी चुनाव हैं उनके लिए। सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी कोविड की परिस्थितियों के कारण, क्योंकि ये मांग उठाई गई थी सभी दलों के द्वारा कि इसमें खर्चा जो है, क्योंकि वो विज्ञापन का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो
38 लाख रुपए हो सकती है 27 की जगह। चलिए कोई बात नहीं। सामान्य परिस्थितियों में अगर बढ़ाई जाए तो क्या सही है ये? जी सर, क्योंकि चुनाव का जो खर्च है वो महंगाई के साथ साथ बढ़ता ही है, तो सामान्य परिस्थितियों में भी इसको समय समय पर बढ़ाया जाता है। ठीक है ललित। जी मुकेश जी, सर नमस्ते। नमस्कार। आपने राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ा है? राजस्थानी भाषा सर? हाँ। जी सर। तो ये राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने का क्या कारण है? सर इसके कुछ कारण हैं, जैसे नंबर 1 राजस्थान की जो भाषा है उसका जो साहित्य है वो उसमें काफ़ी विविधता है सर, एक रूपता का अभाव है। मेवाड़ी में, मारवाड़ी में, ढूंढाड़ी में। दूसरा कारण ये इस पे सर बोलियों का इफ़ेक्ट ज़्यादा होने के कारण भी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। और तीसरा कहा जाता है कि क्योंकि ये हिंदी जैसी ही है और हिंदी के काफ़ी करीब है, तो इसको अलग से मान्यता नहीं दी जा सकती। राइट। अच्छा ये बताएं कि मध्यकालीन किस पुस्तक में एक भाषा के रूप में राजस्थानी का उल्लेख मिलता है? सर अधोन्नत सूरी की कोयले माला में राजस्थानी भाषा को सबसे पहले मरु भाषा के मध्यकाल नाम की है क्या ये पुस्तक मध्यकाल की है या प्राचीन की? सर ये प्राचीन की है, जिसमें सबसे पहले मरु भाषा नाम से राजस्थानी भाषा का जिक्र हुआ है। नहीं, राजस्थानी भाषा वर्ड आता है, राजस्थानी भाषा मध्यकाल की प्रसिद्ध पुस्तक है ये। सर ये निकोलनी का पढ़ता है। आधुनिक काल में इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए राजस्थानी भाषा का निर्धारण किया गया कि इस क्षेत्र की भाषा राजस्थानी भाषा है। सर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पाया सर। मैं ये कह रहा हूं कि किस पुस्तक में इस प्रदेश के लिए राजस्थानी भाषा को घोषित किया गया? सर मरु क्षेत्र में, मारवाड़ के लिए। किस पुस्तक में? सॉरी सर। अच्छा, आधुनिक काल की पुस्तक है। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा बताइए कि राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? लिपि सर मुड़िया लिपि। कौन सी? सर मुड़िया। मुड़िया क्या होती है? सर इसमें अक्षरों को मोड़ा जाता है, प्रत्येक अक्षर मुड़े हुए होते हैं, तो उसको मुड़िया लिपि कहा जाता है। ओके। और इसमें जैसे डिंगल और पिंगल का भेद किया गया है। जी सर। क्या होता है? सर पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है उसको पिंगल और पश्चिमी भाषा को डिंगल के नाम से जाना जाता है। और एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा अंतर और है सर उसमें पिंगल में सर ब्रज भाषा का प्रभाव है और डिंगल में गुजराती भाषा का। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो इंदिरा रसोई योजना है, जी सर, इसके बारे में बताइए। सर कोई भूखा न सोए इस ध्येय के साथ 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन प्राप्त करना चाहता है 8 रुपए में पर थाली के हिसाब से सुबह का और शाम का सर 2 समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पका पकाया पूर्व नाम भोजन। बताइए, पूर्व नाम, पहले क्या नाम था इसका? सर अन्नपूर्णा योजना नाम था। अन्नपूर्णा योजना सर। ये एक सरकार बदलती है और नाम बदल देती है योजना का, क्या ये उचित है? क्या आपकी राय में ये उचित है इस तरह से नाम बदलना? सर सरकारों के बदलने से नाम परिवर्तन की एक लंबा इतिहास देखा गया है। जैसे राजीव गांधी के अंदर को अटल सेवा के अंदर, फिर राजीव गांधी सेवा के अंदर भी किया है। लेकिन जहाँ तक इंदिरा रसोई योजना के बारे में है तो थोड़ा सर इसमें चेंज किया है। उसमें जो वैन थी वो कहीं चौराहे पे खड़ी होती थी और भोजन देती थी, जबकि इंदिरा रसोई योजना में एक निश्चित प्लेस है जहाँ पे बिठा कर खाना खिलाया जाता है। तो इसके साथ इसका नाम चेंज किया गया है, तो सर उचित है। बदलना, आप सहमत है कि नाम बदलना चाहिए?
सर बार बार नाम बदलना तो उचित नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है? सर नागरिक अधिकार पत्र विभाग के द्वारा पब्लिक को जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिस विभाग के द्वारा, तो उसके लिए एक वचनबद्ध है कि वो सेवाएं हैं समय पर पारदर्शी रूप से, और आम जनता उसके बारे में जो अवेयर रहे, तो उसके लिए प्रत्येक विभाग अपना नागरिक अधिकार पत्र घोषित करता है। तो उसमें जो मुख्य सेवाएं विभाग की होती है वो उपलब्ध करवाने की विभाग जो है प्रतिबद्ध होता है उसके प्रति। राइट। कितने आधारभूत नियम है इसके? कौन से नियम है? नियम बता दीजिए, कौन कौन से इसके नियम माने जाते हैं? सर नियम तो सर प्रत्येक विभाग के लिए सर अलग होंगे, जहाँ तक मुझे कुछ जानकारी कॉमन है। नियम नहीं है ऐसे पारदर्शिता और इस तरह से? जी सर, पारदर्शिता है, समय पर कार्य को पूरा करने की है, और उसके बारे में जो शुल्क है, और नागरिक अधिकार पत्र जो प्रत्येक विभाग है अपने मेन जो जहाँ पर पब्लिक आती है उस पर उसको दर्शाया जाएगा। ये कुछ मूलभूत नियम है इसके। सही बताएं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जी सर। इसके बारे में बताएं। सर वीरप्पा मोइली के निर्देशन में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें प्रशासन में नैतिक मूल्यों के बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से सुझाव दिए गए। और एक पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु आप छोड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इन्होंने ई प्रशासन के संदर्भ में एक शब्द दिया था स्मार्ट, SMART। जी सर। क्या है? सर इसमें स्मार्ट में सर सब प्रत्येक वर्ड का एक मीनिंग है, वो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें सेंसिटिविटी और टाइमिंग कुछ ऐसे अलग अलग। ओके। अच्छा ये बताइए कि शंकर राव देव समिति, जी सर। बता पाएंगे कौन सी, किस उद्देश्य से बनाई गई? सर राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में जब ये निश्चित करना था कि कौन राजधानी कहाँ होगी, प्रत्येक विभाग को कौन कौन सा विभाग, तो सर शंकर देव राय सर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के बारे में शंकर देव राय जिलों से संबंधित थी? सर भरतपुर का धौलपुर और भरतपुर। राइट। अच्छा ये बताइए कि एक रियासत के शासक ने ये कहा था विलय के समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। सर बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। राइट, ठीक है जी। उपाध्याय सर विश्लेषण करें। जी उपाध्याय सर सुन पा रहे हैं? अतुल सर, अतुल सर, जी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी मुकेश जी? जी सर। हाँ, काफी अच्छा है, पहले से तो काफी बेटर है, आपने भी फील किया होगा। जी सर, कॉन्फिडेंस के स्तर पर भी काफी सुधार है। हाँ, कॉन्फिडेंस के स्तर पे भी बिल्कुल पहले से बेटर है आपका। मतलब आपने कहा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस मैंने पूछे लगभग सबके जवाब आपने आज अच्छे दिए। जी थैंक यू सर। चाहे वो बेस कंज्यूमर बेस प्राइस हो, चाहे वो ताइवान के साथ वार्ता हो, जी या किसान कृषि विधेयक थे, हल्का सा उसमें थोड़ा सा लास्ट में आप वो पॉलिटी के कुछ एक दो बातें गलत बोल गए आप, वो आर्टिकल या जो भी, अदरवाइज अच्छा था आपका, कॉन्फिडेंस लेवल भी आज अच्छा था। थैंक यू सर। तो ओवरऑल तो मतलब काफी सुधार मुझे लग रहा है फर्स्ट और सेकंड में। इसी तरह के सुधार की उम्मीद करते हैं, अगले जो लास्ट तीसरा हो उसमें एकदम परफेक्शन हो जाए तो बस। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश करूंगा सर। जी जी बिल्कुल, चलिए थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी मुकेश जी, जैसा कि सर ने कहा, अभी लोहिया सर ने, काफी सुधार है, लेकिन आत्मविश्वास और ज्यादा होना चाहिए, और जो आपकी समझ है, आपके मूल जो सब्जेक्ट है आपका अर्थशास्त्र, उसके समझ को बढ़ाइए, डीप नॉलेज वहां आपको बिल्कुल पूछने को संभावना पूरी बनती है, ठीक है। और करंट
के जो मुद्दे हैं उन पे अपनी स्पष्ट राय रखें, ठीक है। इसके अलावा जो जो आपकी आज कमियां रही हैं उनको एक बार वीडियो में देख के आप, ठीक है, जिन क्वेश्चंस पे या जिन टॉपिक्स पे आप कमजोर हैं उनको मजबूत कीजिए, ठीक है। और फाइनल जो आपका तीसरा मॉक होगा उस पे और ज्यादा सुधार देखना चाहेंगे, ठीक है, ये अपेक्षा रखते हैं हम आपसे। जी सर, जी सर। धन्यवाद। जी मुकेश जी, इतिहास पूरे आंसर आप नहीं दे पाए हैं, लगभग 40% आंसर आप दे पाए हैं। तो हाँ सर, हिस्ट्री मेरा सर शुरू से ही वीक रहा है सर। फिर भी आपका प्री और मेंस में इतिहास रहा है, तो ये रेशियो 65 के आसपास तो होना ही चाहिए प्री और हाँ मेंस। सर, हिस्ट्री में सर मेरा जो पिन पॉइंट क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, वो लगभग कभी भी सही नहीं गए। बाकी बड़े क्वेश्चन हैं एनालिटिकल, उनमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर भी आपका ये एक्सक्यूज मान्य नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा। तो प्राचीन की प्रमुख घटनाएं और आधुनिक भारत पूरा आप पढ़ के रखें। जी सर। करंट इश्यूज आपका अच्छा था। शब्द चयन की और आवश्यकता है। जैसे आपने किसी योजना के बारे में आपने कहा कि ये योजना चालू हुई, तो चालू हुई के स्थान पर आप ये कहें कि प्रारंभ हुई या शुभारंभ हुआ। इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जानकारी की आवश्यकता है। गांधी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप नहीं बता पाए, और कहीं कहीं आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, कुछ उत्तर में आपने ऐसा बोला। तो ऐसा ना कह के आप सीधा सीधा अपना उत्तर बोले, उसमें आदर्शवादी बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान की अधिकता नहीं हो, कहीं अनुमान लगाया जा सकता है, वो भी बोर्ड की परमिशन से। आप अपनी तरफ से अनुमान ना लगाएं। इकोनॉमी आपका अच्छा है, और जैसा कि अतुल सर ने बोला, संविधान में कुछ अनुच्छेद आप नहीं बता पाए, तो इसको थोड़ा और अच्छा करें कॉन्स्टिट्यूशन को। बाकी ओवरऑल आज बढ़िया रहा, पिछली बार की तुलना में बेहतर है। और थैंक यू सर। फाइनल मॉक आपका बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।